अब बात करते हैं हम दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है अर्थात प्रेसिडेंट, क्योंकि जब हम अपने देश की जनसंख्या करते हैं तो उस सूची में सबसे ऊपर राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट का नाम होता है, इसलिए हम उनको भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। नेक्स्ट, संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत की गई है, जिसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि दो या फिर दो से अधिक राष्ट्रपति नहीं होंगे, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहाँ पर? आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। देखो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि हमने अपने यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट हैं उनको हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, ऐसे ही जो राष्ट्रपति का पद है उसको भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। जैसे आप देखते होंगे सिंगल सिटीजनशिप अर्थात एकल नागरिकता, इसको हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, या फिर क्या आ सकता है? यूनाइटेड किंगडम, या फिर क्या आ सकता है? इंग्लैंड। इस तरीके से आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है। इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। वहीं पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उनको हमने यूएसएसआर से लिया है। तो इस तरीके के कुछ भी प्रोविजंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में इन सभी प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है। और दोस्तों ये जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, इसमें राष्ट्रपति को उन पर महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जाता है। यानी कि जब भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो इसमें यह बात बताई गई है कि इनको संविधान का अतिक्रमण करने पर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। और दोस्तों महाभियोग से रिलेटेड जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? आपको आर्टिकल 61 में। लेकिन अगर शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो वह है दोस्तों आर्टिकल 56 की क्लॉज की 1 की सब क्लॉज बी में। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर है? आर्टिकल 60 में। और शक्ति किस पर है? आर्टिकल 56 की 1 की सब क्लॉज बी में। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति कहां से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। जैसे आप देखोगे जो ब्रिटेन में किंग होता है, राजा होता है, वहां पर उसको कठपुतली के तरीके से यूज करा जाता है। ऐसे ही भारत में भी हम राष्ट्रपति के पद को क्या कहते हैं? कठपुतली कहते हैं, क्योंकि जितनी भी वास्तविक पावर होती है, रियल पावर होती है, वो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पद की शक्तियां कहां से लिया? हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट, कार्यपालिका का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 53 से, जिसमें बताया गया है कि जो रक्षा बल हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका जो सर्वोच्च सेनापति होगा वो कौन होगा? हमारे राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जाना चाहेगा उसको 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, राष्ट्रपति के पद पर बैठने के लिए उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो ध्यान से सुन लेना, क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेते कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके लिए क्या है, तो भाई उनके लिए भी क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उनको राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सभी क्वालिफिकेशन अर्थात अर्हता उपराष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के में क्या है? राज्यसभा, और राष्ट्रपति के में क्या है? लोकसभा। ठीक है, इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। जैसे जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनको हम राज्यसभा का क्या कहते हैं? पदेन सभापति अर्थात एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के नाम से इनको जाना जाता है। और ये बात कहाँ पर लिखी गई है कि हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होगी? तो इसकी जानकारी हमें 2 आर्टिकल से प्राप्त होती है, एक आर्टिकल 64 और दूसरा आर्टिकल 89। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वो अपने पद से क्या कर दे? त्याग पत्र देते, या फिर उन पर महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल जाए, या फिर और कोई अन्य तरीका ऐसा हो सकता है जिसमें उनको 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों,
राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से कराया जाता है, यानी कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है इसको फॉलो किया जाता है। दूसरा, इनका जो मतदान होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, अर्थात इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तीसरी बात दोस्तों, इनका जो इलेक्शन होता है वो गुप्त मतदान के तरीके से होता है, अर्थात सीक्रेट बैलेट पेपर के आधार पर इनका इलेक्शन होता है। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों बातें आपको याद रखनी है। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन नहीं करते हैं, तो इसके लिए जानकारी हमें प्राप्त होती है आर्टिकल नंबर 54 से, जो बताता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे। और वहीं आर्टिकल 55 हमें क्या जानकारी देता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा, उसका तरीका क्या होगा, मैनर क्या होगा उसका, यानी कि कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी। वो सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, आर्टिकल 55 से। ठीक, तो देखो जो ये लिखा है ना एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये क्या है, आर्टिकल 55 इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी 2 कीवर्ड बताता हूँ। पहला आपको याद रखना है सभा, और दूसरा याद रखना है निर्वाचित। ये दोनों के दोनों शब्द आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभा से एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और निर्वाचित से आना चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। जैसे इसने कहा कि संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के निर्वाचित सदस्य से लोकसभा और राज्यसभा। वहीं राज्यों की विधानसभा का मतलब जो वीएस लगाया मैंने, इसके क्या लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनोनीत सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या, जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते। अब कौन व्यक्ति भाग लेता है और कौन नहीं लेता है, इसकी जानकारी हम जान चुके हैं कि आर्टिकल 54 हमें इस बात की जानकारी देता है। दूसरा दोस्तों, 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। एक है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। इन दोनों की विधानसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और दोस्तों इनको जोड़ा गया था 70 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में। तो 1992 में 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को जोड़ा गया था। अब दोस्तों कुछ के माइंड में आएगा कि क्या जम्मू एंड कश्मीर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसके पास भी उसकी विधानसभा है। तो मेरे भाई इसमें ऐसा नहीं करेगा, जम्मू कश्मीर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि केवल हमें जानकारी जो प्राप्त होती है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेगा वो आर्टिकल 54 से प्राप्त होती है। और 54 में अभी तक जम्मू कश्मीर को नहीं जोड़ा गया। जो जोड़ा गया था वो दिल्ली एंड पुदुचेरी को जोड़ा गया था, और उसको भी संविधान में संशोधन करके 70वां संविधान संशोधन अधिनियम किया था वर्ष 1992 में। तो इस प्रकार अगर जम्मू कश्मीर को जोड़ना पड़ेगा तो इसके लिए भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, किसमें, आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 54 में। देखो दोस्तों, जो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे उनके ग्रुपिंग को क्या कहते हैं हम, निर्वाचक मंडल, अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50-50 है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि कितनी होती है। तो देखो जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई सदस्य है जो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा है और वो 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, यानी कि उसको वह प्राप्त नहीं होती। 1/6 का मतलब ये हुआ कि सपोज करो 600 वोट थे और इसका 1/6 क्या हुआ, 100 हुए। अगर किसी कैंडिडेट को 100 वोट भी प्राप्त नहीं होते हैं तो इसके 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, और जब्त होने के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
देखो दोस्तों, जो शपथ का कंसेप्ट है वो आपको हमारी अनुसूची 3 के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी सारे मंत्रियों की शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। लेकिन राष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जिसमें जो शपथ का प्रारूप है वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होंगे वो आर्टिकल 60 में दिए गए प्रारूप के आधार से शपथ लेंगे। इसमें बताया गया कि जैसे मैं भारत का राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ऐसी बात कहां पर बताई गई है? आर्टिकल 60 में। तो जो आर्टिकल 60 में प्रारूप दिया गया है वो किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए है। लेकिन दोस्तों 2 पोस्ट और आपको याद रखने हैं जो हमारी अनुसूची 3 के हिसाब से शपथ नहीं लेते। जैसे एक हो गया क्या? प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 में। वहीं जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, उनके लिए प्रारूप दिया गया आर्टिकल 69 में। और जो राज्यों के अंतर्गत गवर्नर होता है उसके लिए प्रारूप दिया गया आर्टिकल 159 में। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल आपको काफ़ी अच्छे से याद रखने हैं। बाकी सभी की शपथ का प्रारूप कहाँ पर है? अनुसूची 3 में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग में क्या करता है राष्ट्रपति? संविधान का अतिक्रमण करता है। और ये जानकारी कहाँ पर दी गई है? आर्टिकल 61 में। और आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है? इसकी प्रक्रिया के बारे में, यानी कि प्रोसीजर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो शक्ति है महाभियोग की उसको कहाँ पर डिफाइन कर रखा है, तो उसको करा गया है आर्टिकल 56 कि क्लॉज 1 की सब क्लॉज बी में। तो आपको बड़ी ध्यानपूर्वक लगाना है इसका आंसर कि प्रक्रिया पूछेगा तो आर्टिकल 61, शक्ति पूछेगा तो आर्टिकल 56 की 1 की सब क्लॉज बी। ठीक है, अब ये महाभियोग क्या होता है? तो देखो, महाभियोग को जानने के लिए मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। एक बुक आती है घटना चक्र की, उस बुक में मैंने बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करी है। इसलिए मैंने उसकी ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट के काफ़ी सारे लगभग 20 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाओगे तो आप उस संकल्प को या तो आप लोकसभा में लेकर आ सकते हो या फिर राज्यसभा में लेकर आ सकते हो। जिस भी सदन में संकल्प को लेकर आया जाएगा उसके 1/4 उस पर क्या करेंगे? अपने सिग्नेचर करेंगे, आज से स्पष्ट करेंगे कि हाँ भाई जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऐसा किया है। फिर उस सदन के 2/3 सदस्य इस संकल्प को क्या करेंगे? पास करेंगे। और पास होने के बाद में ये जाता है दूसरे सदन में। अब दूसरा सदन क्या करेगा? इसकी जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाया गया है वो सही है या फिर गलत है। अगर दूसरा सदन पाता है कि भाई राष्ट्रपति पर जो ये महाभियोग लगाया गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सही नहीं है, क्योंकि ये सदन क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है। तो अगर इसने पाया कि भाई राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया गया है वो सही नहीं है, तो ये बिल क्या हो जाएगा? यहीं पर खारिज हो जाएगा, आगे पास नहीं होगा। लेकिन अगर इस दूसरे सदन ने ये पाया कि भाई राष्ट्रपति ने सच में संविधान का उल्लंघन किया है, तो इस सदन के भी 2/3 सदस्य इसको क्या करेंगे? पास कर देंगे। अब बिल क्या माना जाएगा? ये पारित माना जाएगा। अब पारित होने के बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं इनको पद से हटना पड़ेगा तुरंत। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देने की है कि जब भी कभी संकल्प लाया जाएगा कौन सा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का, तो इसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ही सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके खिलाफ ऐसा संकल्प लेकर आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है किसको? उपराष्ट्रपति को। देखो दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वे देते हैं अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसको दे देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक, तो राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति दे देता है राष्ट्रपति को। दोनों ही एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाता है कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर भर देना चाहिए जब भी उसका पद खाली होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर, यानी कि प्रधानमंत्री जब उनको सलाह देगा कि हाँ
सच में लोकसभा को भंग करने की जरूरत है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 85 का उपयोग करते हुए लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मृत्युदंड अक्षमा करने का अधिकार आर्टिकल 72 में हमारे राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। और जो भी राइट आर्टिकल 72 में दोस्तों प्रेसिडेंट को प्राप्त है, वही सभी राइट आर्टिकल 161 में हमारे गवर्नर को प्राप्त हैं। लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर, ये मृत्युदंड वहाँ पर नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 161 में किसको है सभी प्राप्त अधिकार? गवर्नर को। आर्टिकल 72 में किसको है? प्रेसिडेंट को। लेकिन गवर्नर के पद में, राज्यपाल के पद में रहते हुए उसको मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है? तो कितने? 2 एंग्लो इंडियंस। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक बात, ये जो एंग्लो इंडियन का पद है, इससे रिलेटेड हमारी पार्लियामेंट में कौन सा अमेंडमेंट लेकर आया गया और क्या अभी भी लोकसभा में इस प्रकार के सदस्य नॉमिनेट होते हैं या नहीं? इस बारे में आपको रिसर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर आपके अभी याद है तो अभी कमेंट कीजिए, नहीं तो अभी यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए और आप मुझे कमेंट में टाइप करके ये सब जानकारी दीजिए। इसके बारे में मैं आपको जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। थोड़ी सी आप भी मेहनत करो, बता दूंगा मैं अभी भी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद भी रिसर्च करो। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आर्टिकल 75 की क्लॉज 1 से। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति अपनी आर्टिकल 143 की शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से विधि से संबंधित मामले में सलाह मांग सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं। अब भारत में कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? आर्टिकल 57। जबकि आप देखोगे एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। 2 से अधिक बार अगर वो बनना चाहेगा वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है, इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 57 से प्राप्त होती है। अब इसको याद कैसे रखना है? तो देखो 5 और 7 का सम कितना होता है? 12। 12 का मतलब बार बार, कोई भी व्यक्ति बार बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। और आज तक मात्र एक ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जो 2 बार बना है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण बने हैं। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरी बने। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? तो N संजीव रेड्डी। N संजीव रेड्डी का पूरा नाम था N फॉर नीलम, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने। अब इसको किस तरीके से याद रखना है? N में आता है नीलम, नी, और नी से ही क्या है? निर्विरोध। तो निर्विरोध और नीलम एक तरीके से याद रखना है आपको। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी हैं वो APJ अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में लड़ी थी, लेकिन ये महिला क्या हुई थी? राष्ट्रपति का इलेक्शन हार गई थी और विनर कौन हुए थे? APJ अब्दुल कलाम। तो लड़ने वाली कौन सी महिला थी? ये प्रथम महिला थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वो हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। लेकिन इलेक्शन लड़ा था किसने? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। ये किसके अगेंस्ट में लड़ी थी? APJ अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ये 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर रहते हुई है। कौन कौन? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है दोस्तों, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो कौन थे? M हिदायतुल्लाह। तो M हिदायतुल्लाह क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पहली बार ऐसा हुआ भारत की हिस्ट्री में कि कोई मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बन रहा है?
भारत का राष्ट्रपति बन रहा है। इस टाइम पे हुआ क्या था, ये जो जाकिर हुसैन थे इनकी हो गई थी डेथ। अब इनकी डेथ के बाद में जो वीवी गिरी जी थे ये थे उस समय पर उपराष्ट्रपति। अब इन्होंने क्या करा, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? वीवी गिरी ने। जनरली होता क्या है, अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, उस पद को ग्रहण कर लेता है। लेकिन राष्ट्रपति की डेथ हो गई और इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भाई इन्होंने लड़ना था इलेक्शन। और किसका? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, पार्टिसिपेट किया उसमें। तो इस प्रकार जब ये कंडीशन बनी तो उस समय पर जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, उन्होंने क्या करा था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? वीवी गिरी। देखो इस दौरान क्या हुआ था, जो जाकिर हुसैन जी हैं ये क्या थे, हमारे उस समय पर प्रेसिडेंट थे। अब प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब डेथ होने के बाद में जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के पद को धारण कर लेता है। तो इस समय पर जो उपराष्ट्रपति थे वो थे कौन? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी बन जाते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या करना था, इलेक्शन लड़ना था। किसका? प्रेसिडेंट का। ये यहाँ पर क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। यानी कि जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई, जो प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट के बाद में पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। अब उपराष्ट्रपति से वीवी गिरी क्या बन गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि जाकिर हुसैन की हो चुकी थी डेथ। अब इसके बाद जो वीवी गिरी जी थे ये क्या चाहते थे कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, लेकिन इलेक्शन होके बनूं। ये इलेक्टेड होकर 5 साल के लिए बनना चाहते थे, क्योंकि कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने समय के लिए रह सकता है, 6 महीने के लिए। तो इस प्रकार इन्होंने क्या करा, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। तो इस कंडीशन में इन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उस समय पर क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट है उसका भी पद खाली, वाइस प्रेसिडेंट है उसका भी पद खाली। तो इस समय पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला ने क्या कहा था, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। तो ये थी इस प्रकार की सिचुएशन। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में जो भारतीय डाक विधेयक था उस पर पॉकेट वीटो अर्थात जेबी वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? हमारे राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और राष्ट्रपति को यह पावर आर्टिकल 123 में दी गई है। जब दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के हिसाब से। लेकिन दोस्तों यही पावर हमारे राज्यपाल को भी प्राप्त है आर्टिकल 213 में। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्रदान किया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिनके नाम है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखनी है कि जो ये वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आज तक हमारे भारत के संविधान के इतिहास में या भारत में नहीं लगी। ठीक है। इस आपातकाल को भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक आते हैं। ठीक है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल डिफाइन किया गया है, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग सकता है। देखो पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति वर्ड था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया और आज के समय पर यहाँ पर क्या है, सशस्त्र विद्रोह है। अब इस सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति से रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1978 में। ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, संविधान में कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है या फिर हटाई जाती है तो उसके लिए संविधान में सामान्यतः संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जब हमने आंतरिक अशांति वर्ड को रिप्लेस किया तो हमने सशस्त्र विद्रोह को डाला।
और इस सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1978 में जोड़ा गया। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसके दो आधार होते हैं, एक बाह्य आपातकाल और दूसरा आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल का मतलब हुआ कि हम किसी के साथ युद्ध कर रहे हैं या फिर हमारे ऊपर क्या कर दे, कोई आक्रमण कर दे, तो ये होता है बाह्य आपातकाल। और दूसरा होता है दोस्तों आंतरिक आपातकाल। इसमें आंतरिक आपातकाल में क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह। सपोज करो कि भारत में क्या हो रहा है, इंटरनल कहीं पर डिस्टर्बेंस हो गया, जिसको हम सशस्त्र विद्रोह कह रहे हैं, यानी कि आर्म रिबेलियन हो गया, तो इस प्रकार का जो आधार होता है वो अंतरिम आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 26 अक्टूबर 1962 को। कब की गई, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 3 दिसंबर 1971 को। कब, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो आपको दोनों ही डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। पहली जो आपातकाल की घोषणा करी भारत चीन के युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962। दूसरी घोषणा करी, दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971। नेक्स्ट दोस्तों, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी, जो मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार ने करी थी। ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई है, जिसकी तारीख है 25 जून 1975। ये तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। किस आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। देखो ये बात कब की है, वर्ष 1975 की, इसलिए यहाँ पर लिखा है आंतरिक अशांति। लेकिन दोस्तों अभी बताया कि इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1978 में इसको हमने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर क्या शब्द लिख दिया हमने फिर से, सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन। नेक्स्ट दोस्तों, आपातकाल की उद्घोषणा में कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है। तो 1 माह, 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति की जरूरत होती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से। राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कब करी जाती है, जब राज्य के अंदर जो राज्यपाल होता है उसको लगता है कि जो राज्य है वहाँ पर क्या हो रहा है, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, यानी कि जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उसके हिसाब से उसका शासन प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा कि देखो हमारे राज्य के अंतर्गत इस तरीके से होगा। किस तरीके से, कि राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, वो संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए राज्यपाल की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 356 में डिफाइन है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 में डिफाइन है, ये पंजाब में लगाया गया था वर्ष 1951 में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में और सबसे कम कर्नाटक में। तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा बार लगाया गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन लगा कहाँ पर, पंजाब में, और सबसे कम कर्नाटक में। लेकिन पहली बार कहाँ पर लगाया, पंजाब में। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा दिनों तक लगा और सबसे पहले लगा। लेकिन यूपी में क्या लगा, मल्टीपल टाइम्स, यानी कि कई बार राष्ट्रपति शासन देखने को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है, कितनी है दोस्तों, 6 माह 3 वर्ष, या तो 6 माह होगी या फिर 3 वर्ष होगी। नेक्स्ट दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और कहाँ पर डिफाइन है, आर्टिकल 360 में। और दोस्तों मैंने ये बताया आपको कि वित्तीय आपातकाल अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में नहीं लगाई गई। नेक्स्ट दोस्तों, अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है, तो कितनी बार, एक भी बार नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद से स्वीकृति मिल जानी चाहिए, तो इसका आंसर है 2 महीने। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने, एडविन लुटियंस ने। जो वर्तमान में आप राष्ट्रपति भवन देखते हो, इसका डिजाइन एडविन लुटियन ने तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो इसकी जानकारी देता है हमें आर्टिकल 63। लेकिन भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, आर्टिकल 52। और एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है आर्टिकल 63 से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर
कार्यभार संभालता है कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कार्यभार के रूप में कितने महीने तक संभाल सकता है? अधिकतम 6 माह तक। तो इस कंडीशन में क्या कराना पड़ता है? 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़ता है, ताकि जो भी व्यक्ति पद छोड़कर गया है राष्ट्रपति का, या तो मृत्यु के कारण, या फिर उसका कार्यकाल पूरा हो गया, या फिर उस पर महाभियोग लगाया गया, या फिर कोई अन्य तरीका हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में विद इन 6 मंथ जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या कराएगा? इलेक्शन कराएगा। ठीक है, और ये इलेक्शन समय से कराए जाएंगे, ताकि 6 महीने के अंदर ही क्या हो सके? डिसाइड हो सके कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। अब सपोज करो कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें कुछ धांधली पाई गई, कुछ गड़बड़ पाई गई, कुछ सही तरीके से नहीं हुआ, तो इस मामले में जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। जो भी ये कहेंगे वो माना जाएगा, यानी कि इलेक्शन को दोबारा से कराओ, या फिर इसमें जांच पड़ताल करेगा, और जो भी डिसीजन देगा, जो भी जजमेंट देगा, हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना पड़ेगा। ये इलेक्शन कौन कराता है राष्ट्रपति का? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन अगर कभी धांधली हुई तो आर्टिकल 71 हमें इस बात की जानकारी देता है कि जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन ही क्या होगा? फाइनल डिसीजन माना जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पद को संभालेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है? आर्टिकल। नेक्स्ट है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है कौन? राष्ट्रपति। या फिर अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति क्या करेगा? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। और इनकी शपथ का प्रारूप कहाँ पर है? वाइस प्रेसिडेंट की। तो याद करो आर्टिकल 69। जबकि जो हमारे प्रेसिडेंट है इनकी शपथ का प्रारूप कहाँ पर है? आर्टिकल 60 में। और जो हमारे गवर्नर महोदय हैं, राज्यपाल हैं, इनका प्रारूप कहाँ पर है? आर्टिकल 159 में। ये आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और ऐसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। और ऐसे ही जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी क्या है? 35 वर्ष ही है। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के लिए 35 वर्ष है। लेकिन दोस्तों जो प्रेसिडेंट है उनको क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट को किसकी? राज्यसभा की। ये इनमें एक मेजर डिफरेंस है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपए होता है, और राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जबकि राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? संसद के सदनों के सभी सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सारे सदस्य, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, दोनों के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जबकि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उसमें कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में जो दिल्ली एंड पुदुचेरी हैं उनके विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और इनको कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था 70वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 74 में। जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 पढ़ोगे तो उसमें एक व्यवस्था करी गई किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यानी कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो इसमें लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था करी गई है वो कहाँ पर है? आर्टिकल 74 में है। और आर्टिकल 74 में किस रूप में बताई गई है कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अर्थात मंत्रिपरिषद है उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और इसी में बताया गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। और दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे
प्रेसिडेंट करते हैं। और किस आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 75 में ये बात बताई गई है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 में इसको बताया गया है। तो दोस्तों लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होने के कारण हमें इस लेक्चर को यहीं पर पॉज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।